एक बार देखो यूट्यूब में तो आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की है तो पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। और अगर अनलेस एंड अनटिल आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो आप कभी पैसेज अच्छा नहीं कर पाओगे। मान लीजिए एडिटोरियल आप सुनते हैं या वोकेबलरी उसमें से वर्ड्स निकालते हैं, हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एडिटोरियल सुनने से और वोकेबलरी लिखने से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब अच्छा सर, अगर बहुत सारी क्लासेस करी जाए ठीक है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन अनलेस एंड अनटिल अगर आप खुद नहीं रीड कर रहे और खुद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर सकते। मतलब आपको घर में एवरी वीक में 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट मतलब सॉल्व करने चाहिए अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपना इंप्रूवमेंट चाहते हैं। हाँ, हम लोग इसमें ट्रिक डिस्कस कर सकते हैं या शॉर्टकट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक और शॉर्टकट उसी के लिए वर्क करेगा जिसकी रीडिंग क्या है, अच्छी है। जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो उसके लिए ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। ये केवल उसी के लिए काम आएगा जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी है और चीजों को ग्रास्प जल्दी कर लेता है, कॉम्प्रीहेंड कर लेता है। ये ट्रिक नहीं, ये एक्चुअल में एक तरीका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन, और वापस फिर किस पे आते हैं हम लोग, पैसेज। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि एक पैसेज दिया है तो पहले हम उस पैसेज की रीडिंग करेंगे, फिर हम लोग किस पे आएंगे, क्वेश्चंस पे, और फिर वापस हम किस पे आएंगे, पैसेज पे। ये ट्रेडिशनल तरीका होता है कि पहले पैसेज पढ़ो, फिर क्या करो, क्वेश्चंस पढ़ो और फिर वापस पैसेज पे जाओ। लेकिन ये तरीका आपको नहीं करना है। इस तरीके में आपका टाइम बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप पहले पढ़ रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, और फिर वापस किस पे जा रहे हो, पैसेज में, तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप करें क्या, आप पैसेज पढ़ने के बजाय पहले किस पे फोकस करिए, क्वेश्चंस पे, rather than focusing on the passage, focus on the questions। और अपना पर्पस चेंज कर लीजिए। आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसेज में ईच एंड एवरी लाइन समझ में आए। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि पैसेज में बस आपके क्वेश्चंस बन जाए। क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस, बस हमें एक एक वर्ड समझ में आए, ये कोई जरूरी नहीं। अब क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होगा, पहले आप उन क्वेश्चंस को उठाओ जो कैसे होंगे आपके, वोकैब बेस्ड, मतलब वोकैब पर आधारित होंगे, जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। लेकिन एक चीज याद रखनी, सिनोनिम जब आप सॉल्व करोगे या वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो एज पर द क्या होगा, पैसेज। तब जहां पर ये वर्ड गिवन होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड बोल्ड में गिवन है जिस भी लाइन में, उस लाइन के ऊपर और नीचे आप पढ़ेंगे और उसको एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ट्रीट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे आपको सिनोनिम पूछेगा तो 5 ऑप्शन देगा, हर एक ऑप्शन को इसमें पुट करके देखिए जहां पर ये वर्ड दिया है, और जो उस लाइन में परफेक्टली रीड आउट होगा या मीनिंग निकालेगा वही हमारा क्या होगा, सिनोनिम आंसर होगा। समझ में आ रही बात। वोकैब के बाद हमें जो सेकंड करना है वो करना है कौन सा, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। अब स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनमें आपको बस कीवर्ड्स निकालना है और ढूंढना है। जैसे बचपन में आप लोग को याद होगा, जब हम लोग पैसेज सॉल्व करते थे तो कीवर्ड निकाल लेते थे, वही जाके हम लोग पैसेज में देखते थे, अंडरलाइन कर देते थे और फिर उसको अपने आंसर में कॉपी में लिख लेते थे। अब यहां पर आपके पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि पेन उठाएंगे अंडरलाइन कर देंगे और कॉपी में लिख लेंगे, नहीं। यहां पर आपको अपनी आंखों से खोजना पड़ेगा वो वर्ड। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, शीट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो शीट में लिख सकते हैं और किसमें सर्च कर सकते हैं, पैसेज में। समझ में आ रही बात। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में इनका आंसर होता है।
जैसे पैराग्राफ नंबर 1 में होगा, पैराग्राफ नंबर 2 या पैराग्राफ 3, मतलब एक पैराग्राफ से रिलेटेड है, पूरे पैसेज से रिलेटेड नहीं होते। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर बेस्ड। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। जैसे हम कहेंगे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो ये हमारा बस एक ही पैराग्राफ में रिलेटेड होगा जहां पर फेलियर ऑफ किसकी बात करे होंगे? डिमोनेटाइजेशन। तो हमारे लिए कीवर्ड क्या हो जाएगा? फेलियर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो जहां पर भी फेलियर ऑफ डिमोनेटाइजेशन दिया होगा वहां पर क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? एक काम आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन के कीवर्ड्स इकट्ठे निकाल लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो? पैराग्राफ नंबर लास्ट में, और हो सकता है क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर कहाँ हो? पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर आपको लग रहा है इकट्ठे कीवर्ड्स निकालेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक काम करिए, एक एक क्वेश्चन करके कीवर्ड्स निकाल के ही इस तरह के आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। समझ में आई बात? अब स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन या वोकैब बेस्ड कोई सीरीज में नहीं होंगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 वोकैबुलरी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रक्चर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रक्चर बेस्ड हो, क्वेश्चन 9 वोकैबुलरी हो, 10। इसीलिए हमें एक बार, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें टक 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 करके एक बार चेक कर लेना है क्वेश्चंस को कि कहां पर वोकैबुलरी के क्वेश्चन दिए हैं और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। समझ में आ रही बात? इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग करेंगे कौन सा? डिटेल्ड बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? डिटेल्ड बेस्ड क्वेश्चन। इनमें क्या होता है, आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए इनको हमेशा कब करना चाहिए? तीसरे नंबर पे, कभी भी पहले नंबर पे नहीं करना चाहिए। ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? जैसे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस। व्हाट इज ट्रू एज पर द पैसेज, व्हाट इज फॉल्स एज पर द पैसेज। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें किसको देखना पड़ता है? पूरे पैसेज को। तो इसीलिए इसको थर्ड नंबर पे करने से फायदा क्या होता है कि जब हमने वोकैब किया तो थोड़ा सा आइडिया लग गया, स्ट्रक्चर बेस्ड किया तो थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस में ज्यादा चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, कम कम। पहले ज्यादा, अगर पहले पे करते तीसरे में करेंगे तो चीजें क्या ढूंढनी पड़ेंगी? कम। भाई वोकैबुलरी पे कुछ चीजें समझ में आ गई, लाइंस, स्ट्रक्चर में कुछ समझ में आ गई, तो डिटेल में अब ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा, कम ढूंढना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे करने से इसका ये फायदा रहेगा। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। चौथे नंबर पे आता है आपका कौन सा? जो हमारा इन्फ्रेंस बेस्ड होता है। कौन सा होता है? इन्फ्रेंस बेस्ड। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें हो सके तो स्किप कर देना चाहिए, या अगर हमें करना है तो कब करना चाहिए? लास्ट में। कौन से क्वेश्चंस हमारे? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। यहां लिख दे रहा हूं मैं, चौथे नंबर वाला इन्फ्रेंस बेस्ड वाला, ये कब करना चाहिए आपको? सबसे लास्ट में करना चाहिए इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को। ये क्यों लास्ट में करना चाहिए? क्योंकि इनमें पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग ज्यादा होता है। जैसे व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड राइटिंग द पैसेज। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा कब करना चाहिए? लास्ट में करना चाहिए। या अगर आपके ज्यादा गलत होते हैं, जैसे आप मॉक देते हैं या अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं पैसेज के और उसमें आप देखते हैं अधिकतर आपके गलत हो जाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या इन क्वेश्चंस को क्या कर दो? स्किप कर दो। कि हमारा टारगेट ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन है पैसेज के तो सारे ही बन जाएं। आप देखिए 10 में 5 अच्छा स्कोर है कि 5 में 4 ज्यादा अच्छा स्कोर है? 10 में 5, 5 में ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी कि सारे क्वेश्चन हो जाए पैसेज की, जरूरी नहीं हमारे लिमिटेड क्वेश्चन हो जाए, बट उनका आंसर क्या हो जाए? हमारा सही हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्या मैटर करती है? एक्यूरेसी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ कभी 40 में 40 जाते हुए देखेंगे या 30 देखेंगे या 20 देखेंगे। कट ऑफ कहाँ रहता है? 8 से 10 या 8 से 12 के बीच में रहता है। आपने कभी भी, या कभी कभार तो सिंगल डिजिट में आपका कट ऑफ जाता है। लेकिन कट ऑफ निकालने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि आपको पता है कि एक तो इंग्लिश की कट ऑफ निकालना है, एक ओवरऑल कट ऑफ बनाना है, और कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा नंबर रखना है, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज मेरली कट ऑफ निकालने से पेपर नहीं क्लियर होता है। समझ में आ रही बात? अब लास्ट वही ट्रिक होती है जो सबकी होती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन मोर परफेक्ट। तो इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार क्या है, ये फाइल को स्क्रॉल कर दे रहा हूं। जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसका आप लोग
इसको पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा और फिर क्या है इस वीडियो को आगे देखिएगा। ये मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूं ऊपर, देख लीजिए पैसेज और उससे रिलेटेड हमारे ये क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट खींच करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या चाहें तो पीडीएफ मिल जाएगी मेरे चैनल, मेरे ग्रुप पे आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो कमिंग बैक टू द पेज नंबर 1। हाँ देखिए, अब हमारा यहां पर पहला क्वेश्चन क्या दिया था, पहला क्वेश्चन दिया था हमारा, इन द पैसेज द नंबर हैज बीन स्पेसिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो इसमें हमें किसके रिगार्डिंग पूछा गया था, कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में। अब इसमें हमारे लिए कीवर्ड्स क्या हो जाता है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अब देखिए कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमें कहां पर दिया गया है, इसमें हमारे लिए कीवर्ड क्या है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग। कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा पहले पैराग्राफ में, यहां पर चौथी लाइन पे, कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। इन मार्केट्स लाइक इंडिया मोस्ट प्रोग्राम्स आर फोकस्ड ऑन कस्टमर ऑनबोर्डिंग, एन एक्सपेंसिव प्रोसेस which people often find difficult to afford, involving issuance of smart cards to the customers। अब देखिए यहां पर पहले हमने कीवर्ड निकाल लिया, अब कीवर्ड निकालने के बाद हमें ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहिए, पैसेज में जाना चाहिए, जहां पर वो कीवर्ड दिया उस लाइन को पढ़ना चाहिए और फिर वापस किस पे आना चाहिए, ऑप्शंस पे। अब देखिए यहां पर पहला क्या लिखा था, एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस दिया है, हाँ दिया है, कहां दिया भैया, 4th पॉइंट में। फिर क्या लिखा है, इन्वॉल्विंग इश्यूएंस ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, हाँ इट इन्वॉल्व इश्यूएंस ऑफ स्मार्ट कार्ड, ये भी दे रखा है। तो अब आपको आंसर क्या कर देना चाहिए, ऑल ऑफ द, आगे देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 2 और 4 है तो क्या होगा भैया, ऑल होगा। लेकिन आपको डाउट आ रहा होगा सर 1 और 3 तो कहीं दे नहीं रखा है, ये भी दे रखा है, कहां दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यहां देखने को मिलेगा, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट customer onboarding process is often delayed after the submission of documents required to validate the details of the concerned applicant might take as long as 2 weeks। तो यहां पर हमारे को आंसर का ये भी दे रखा है, involves collection of documents, उसके बाद it suffers from latency, धीरे धीरे होता है, delayed लिखा गया है, तो आंसर क्या हो गया, और। लेकिन कायदे से हमने 2 मार्क किया तो 2 को देखते ही हमें ऑल कर देना चाहिए, कोई डाउट उस पर। फिर अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड द ऑथर ट्राई टू हाईलाइट इन द पैसेज। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कायदे से इनको आपको लास्ट में करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है, सब क्लियर है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, व्हाट डिड द ऑथर ट्राई टू हाईलाइट इन द पैसेज, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, द एलिंग कंडीशन, और दूसरा क्या होगा हमारा, स्ट्रेटजीज दैट मे हेल्प द बैंक टू एक्सपेंड इन द अनबैंक्ड मार्केट। अगर आपने पैसेज पूरा ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा कि पहले 2 पैराग्राफ वो किसके ऊपर थे, बुरी स्थिति के ऊपर थे, जो बैड कंडीशन है, एलिंग मतलब पेनफुल या बुरी या बैड कंडीशन, और जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें क्या बताई गई थी, स्ट्रेटजीज, वंस बैंक सक्सीड इन हुकिंग कस्टमर्स, कैसे कस्टमर्स को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। लेकिन कहीं पर भी डिलीवरी पार्ट मतलब गवर्नमेंट की बात हुई थी क्या, नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी।
कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज में हेल्प्स बैंक टू सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स आफ्टर हुकिंग देम। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हमारे लिए? सस्टेन इंटरेस्ट आफ्टर हुकिंग। ये कहां दिया है? लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट लाइन पे लिखा है यहां पर, वंस बैंक सक्सीड इन हुकिंग कस्टमर्स विद दिस वैल्यू प्रोपोजिशन दे मस्ट सस्टेन देयर इंटरेस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंपल एंड यूनिटेटिव यूजर एप्लीकेशन, ubiquitous access over mobile and other touch points, and adoption of a banking mechanism which is not only secure but also reassuring to the customer। तो यहां तक आंसर है। अब कभी कभार गलती क्या होती है, हम बस एंड के पहले तक रीड करते हैं, अगर हमने एंड के बाद रीड नहीं किया होता तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो इसलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए एंड सी, अडॉप्शन ऑफ अ बैंकिंग मैकेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंपल इनिटिव यूजर एप्लीकेशन। कहीं पर नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ाने की बात नहीं हो रही, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड सी। समझ में आ रही बात? अब नेक्स्ट देखें हम लोग। अब इसमें हमसे पूछा गया मल्टीट्यूड, तो मल्टीट्यूड का क्या आंसर होगा? प्लेंटी। मल्टीट्यूड आपको यहां देखने को मिल जाएगा, हैव मल्टीट्यूड ऑफ लो वेज अर्नर्स। मल्टीट्यूड ऑफ लो वेज अर्नर्स मतलब बहुत सारे लो वेज अर्नर्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लेंटी। हैंडफुल क्या होता है आपका? जो यूजफुल होता है, फायदेमंद होता है। इम्पावरिश्ड मतलब पुअर, दरिद्र, गरीब। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? संबोधित करना। और सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? एकांतवास होता है। कोई डाउट इसमें? सॉलिट्यूड एकांत, लोनलीनेस, एकांतवास जिसको हम लोग कहते हैं। कोई डाउट इसमें? इम्पावरिश्ड पुअर, एक्नॉलेज्ड एड्रेस्ड, सॉलिट्यूड लोनलीनेस, हैंडफुल यूजफुल। कोई डाउट इसमें? एंड मल्टीट्यूड मतलब ज्यादा, दैट इज प्लेंटी। अब आते हैं यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस का क्या आंसर होगा हमारा? ओमनीप्रेजेंट। यूबिक्विटस अगर हम देखें तो यहां दे रखा है लास्ट पैराग्राफ में यूबिक्विटस, तो यूबिक्विटस का आंसर क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, प्रेजेंट रहे। क्विंटेसेंशियल क्या होता है? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, जिसको हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट उदाहरण किसी चीज का। पॉपुलर हमें पता ही है, प्रसिद्ध। सिंप्लीफाइड आसान बनाना, एबनॉर्मल असाधारण। कोई डाउट इसमें? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखें, which of the following fact is true as per the passage? people from rural areas। अब देखिए ये ट्रू वाला क्वेश्चन है, तो जनरली हमें इसे कब करना चाहिए? लास्ट। अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर मेरे को चॉइस मिलती तो मैं इसको अभी स्किप कर देता, लास्ट के लिए छोड़ देता। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा फोर। अब देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है। जैसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है? पीपल फ्रॉम रूरल एरिया हैव हाई परसीव। इसमें एग्जाम मतलब पैसेज में क्या दिया? लो परसीव वैल्यू। अगर आप देखेंगे यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि पीपल फ्रॉम रूरल एरिया हैव लो परसीव वैल्यू। कहां गया हमारा? ये रहा। रूरल मार्केट डू हैव देयर शेयर ऑफ रिच पीपल। उनके पास रिच पीपल है रूरल मार्केट्स के पास, लेकिन दे आर इनकन्वीनियंट टू यूज एक्सेस और हैव लो परसीव्ड वैल्यू। यहां लो परसीव्ड वैल्यू दिया और यहां क्या दिया? हाई। तो ये गलत हो जाए। फिर यहां लिखा है द इंक्लूजन सेगमेंट इज अ सिंगुलर इम्पावरिश्ड अनडिफरेंशिएटेड मास। बट अगर आप यहां सेकंड पैराग्राफ में देखो तो क्या लिखा गया है कि इट्स नॉट अ सिंगुलर इम्पावरिश्ड अनडिफरेंशिएटेड मास। तो यहां नॉट लिखा है और यहां नॉट नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। समझ में आ रही है? अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड पॉइंट कहां दिया है। सेकंड पॉइंट हमें दिया है कौन से पैराग्राफ में? लास्ट पैराग्राफ में दिया है। अगर हम लोग देखें कहां पर, कॉस्ट इज अ वैलिड क्राइटेरिया। ये रहा, देखिए, ऑफ द वेरियस सिलेक्शन क्राइटेरिया कॉस्ट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां क्या लिखा है? नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया। इसलिए हमारा ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्या ट्रू होगा? नहीं कहेंगे सर फोर्थ वाला तो कहीं देखने को मिला ही नहीं था। ये देखने को मिला था सेकंड पैराग्राफ में, आपको देखने को मिला था लास्ट में, आपको देखने को मिला होगा सेकंड पैराग्राफ में। ये देखिए
कहाँ लिखा है ये देखिए, मोर ओवर द ब्रांच टाइमिंग्स ऑफ बैंक्स रियरली कोइंसाइड विद द ऑफ वर्क आवर्स ऑफ द लेबर क्लास। समझ में आई बात? अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ब्रांच की टाइमिंग्स बैंक के टाइमिंग से मैच नहीं खाती। यही फोर्थ में भी लिखा है कि ब्रांच की टाइमिंग्स मतलब जिस टाइम ब्रांच क्या होता है, खुला होता है, उस टाइम भाई वो काम पर होता है, और जब ऑफ वर्क आवर्स होता है तो बैंक क्या होता है, बंद। तो इसमें कोई मैच नहीं होता बैंक की टाइमिंग और लेबर के ऑफ वर्क आवर्स। मतलब जब वो फ्री है तब बैंक ओपन नहीं है, और जब वो फ्री है मतलब जब वो फ्री है तब बैंक क्या है, बंद पड़ा हुआ है, और जब वो फ्री नहीं है तब बैंक क्या है, खुला हुआ है। तो मैच नहीं खाता टाइमिंग्स में दोनों में। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब जितने बच्चे थोड़ा ऑनलाइन देख रहे हैं तो थोड़ा उनको विजिबिलिटी की दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ हमारा यूट्यूब पे उतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने साथ में पैसेज भी ओपन किया और साथ में क्या ओपन किया, क्वेश्चंस भी। तो आपके लिए अगर आपको अटेंड करना है तो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन में फिर यही दिक्कत है, या तो पूरा ओपन हो जाएगा फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, एग्जाम में आपको एक विंडो दी होती है जिसमें एक ही विंडो दो उसमें डिवाइडेड होती है, इधर क्या होता है, पैसेज होता है, और इधर क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरीके से मैंने बिल्कुल ये ओपन किया आपके लिए। क्लियर है? तो ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा, पहले बता दो, इसके बाद समझेगा आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस डू द डिलीवरी पार्टनर्स फेल टू सर्व देयर बैंक्स गोल टू एक्सपेंड इन द अनबैंक्ड मार्केट। अब इसमें आपके लिए कीवर्ड क्या हो जाता, क्वेश्चन नंबर 7 में, डिलीवरी पार्टनर्स फेल टू सर्व देयर बैंक्स गोल टू एक्सपेंड इन अनबैंक्ड मार्केट। यानी जहां डिलीवरी पार्टनर ये एक्सपेंड इन अनबैंक्ड मार्केट दे रखा होगा वहीं पे हमारा क्या होगा आंसर। ये कहां दे रखा है हमें, पहले पैराग्राफ में। आप देखना कहां पर दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है पहले पैराग्राफ में भैया, एक सेकेंड, लास्ट लाइन में दे रखा है, ये रखो, मोर ओवर द डिलीवरी पार्टनर्स don't have the knowledge and skill to propose anything other than the most basic financial products to the customer, and hence do not serve their bank's goal of expanding the offering in unbanked market। ये आपका आंसर है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके क्या, एक कीवर्ड निकालो पैराग्राफ में ढूंढो और आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। समझ में आ रही बात? जब स्टार्टिंग में करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है अभी कीवर्ड निकालने की और पैसेज करने की। लेकिन आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, और हैबिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हफ्ते में कितने पैसेज, 3 पैसेज सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। दे डू नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल टू एक्सप्लेन एनीथिंग बियॉन्ड बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। समझ में आ रही बात? बाकी कहीं पर क्लाइंट बेस की बात नहीं हुई थी, और इस लाइन से ये नहीं पता चलता है कि कोई लैपटॉप वैपटॉप उनको चलाने नहीं आता, टेक्नोलॉजिकल एड्स की कहीं बात नहीं हुई थी। आंसर होगा ओनली बी। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। दे डू नॉट हैव एनीथिंग अदर देन टू प्रपोज रिगार्डिंग ओनली द बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। यहां पर भी ये लिखा है बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। कोई डाउट इसमें? अब हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन पे। अब ये सबसे हलवा क्वेश्चन था, ये अगर आप गलत कर देते तो आप समझ लिए पैसेज ही मत करिए एग्जाम में, छोड़ दीजिए अगर ये आपसे गलत हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में कीवर्ड क्या था हमारा, वायबिलिटी ऑफ एफआई बिजनेस। इसमें कीवर्ड क्या है हमारा, जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा है, वायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी को हमें सर्च करना है, और ये हमें कहां दिया गया, फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग से ही हमें मिल रही है, सेकेंड या थर्ड लाइन में मिल रहा है। तो इसको ओपन कर देता हूं, देखिए यहां पर आपको दिखेगा थर्ड लाइन में, द वायबिलिटी ऑफ एफआई बिजनेस इज अंडर क्वेश्चन बिकॉज वाइल बैंक्स एंड देयर डिलीवरी पार्टनर्स कंटिन्यू टू मेक इन्वेस्टमेंट दे हैव नॉट सीन कमेंसरेट रिटर्न्स। जबकि बैंक और डिलीवरी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट उतनी बराबर रिटर्न्स उनको देखने को नहीं मिला है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंक्स एंड इट्स डिलीवरी पार्टनर्स आर नॉट यील्डिंग इक्वल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। फर्स्ट में कुछ और बात करे थे। अब देखिए यही प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप ऑप्शंस को पढ़ते ना,
फर्स्ट पढ़ते, सेकंड पढ़ते, फोर्थ पढ़ते, समय ज्यादा लगता। आपने पैसेज में देख लिया, लाइन पढ़ ली, तो आपको ऑप्शन फट से दिख जाएगा। कहाँ बात करें रिटर्न्स की, कहाँ बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपको सीधा दिख जाएगा थर्ड ऑप्शन। समझ में आ रही बात? क्यों मैं मना कर रहा हूं कि ऑप्शंस नहीं पढ़ना है, पहले पैसेज पढ़ना है, लाइन पढ़नी है, फिर किसको देखना है? ऑप्शंस। अदरवाइज क्या होता है, 1, 2 और 4 और 5 इन ऑप्शंस को पढ़ते, आप मिलाते, ढूंढते, और समय क्या होता? वेस्ट होता, खराब होता। कोई डाउट इसमें? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, डोरमेंट, एक्टिव। क्लियर है? डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव। इमेशिएटेड मतलब होता है कमजोर, पर्टिनेंट मतलब होता है उचित, कॉर्नर्ड मतलब होता है किसी को सेपरेट कर देना, कि एलिनेटेड फील कराना, सेपरेटेड। रिजेक्टेड आपको पता ही है, अस्वीकार करना। डिले का एक्सपीडिएटेड, डिले मतलब धीरे धीरे, यहाँ एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो एक्सपीडिएटेड मतलब तेज होना, परटर्ब मतलब विचलित या परेशान, पॉपुलराइज्ड मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, स्टेबलाइज्ड आपको पता है क्या होता है? स्थिर, रिप्रेस्ड मतलब क्या होता है? दबाना या कुचलना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका एक्सपीडिएटेड। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, इसी के साथ हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। अब पैसेज हम लोग एक और दिया है, ये आप लोग होमवर्क से करके लाइएगा। कौन सा वाला? BYOD वाला। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पैसेज मैंने आपको भेज रखा है टेलीग्राम पे, उसको आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर आएंगे किसकी तरफ? आर्टिकल्स। तो मेरे ख्याल से आप सबको पैसेज करने का तरीका समझ में आ गया होगा कि क्या पैसेज कैसे सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चंस के कीवर्ड निकालने हैं, पैराग्राफ में सर्च करना और सॉल्व करना। कोई दिक्कत इसमें? देन अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स, हेडिंग डालेंगे आर्टिकल्स।